पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलिएगा, और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है? चलिए देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। इसे कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपको पता है जो बेसिक चीज़ें हैं जो पहले से आप लोगों को पता है, वे चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा। देखिए, उद्देशिका के बारे में मैं बता देता हूं कि ये राज्य उद्देशिका जो है फ्रेंड्स, इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान का कुंजी भी इसको कहा जाता है। क्लियर? मूल अधिकार यानी कि अंग्रेजी में इसको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स जो है फ्रेंड्स, यह संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में, और इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 7वीं अनुसूची में जो है राज्यों और संघ के मध्य अधिकारों का उल्लेख है, जिसमें कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, सभी ऑप्शन को मैं आपको दिखा दूंगा। पहले प्रश्न पढ़ लीजिएगा कि विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है। यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शन को एक बार देख लीजिए, और देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित कर है यह। चलिए देखिए, मौलिक अधिकार क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट्स जो हैं यह संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में, और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्लियर है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार जो है यह वाद योग्य है, यह वाद योग्य है, और जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं वह वाद योग्य नहीं है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, अपरिवर्तनीय हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सार्वजनिक अधिकारों के विरुद्ध रिट जारी करना संबंधित है, बताइएगा राइट आंसर। तो देखिए ये जो रिट है ना, रिट 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा लेख, और एक और है उत्प्रेषण। याद रखेंगे, उत्प्रेषण। क्लियर है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो बी हो जाएगा, परमादेश से। चलिए आगे बढ़ेंगे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार एसएससी के द्वारा अब तक जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं, चाहे वह 10+2 लेवल का हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल का सचिवालय सहायक वाला जो है एग्ज़ाम हो, जितने भी एग्ज़ाम कराए गए हैं उनमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं करीब पिछले 12-13 साल का, उन सभी प्रश्नों को मैंने सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। बिल्कुल बीपीएससी का जो घटना चक्र है उसी के तरह मैंने बिहार एसएससी का घटना चक्र आपको कवर करा दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है यह पूछा गया है किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो यह अनुच्छेद 338 ख इसका राइट आंसर हो जाएगा, या फिर 338 बी कहिए अंग्रेजी में। और यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 338 क जो है यानी कि 338 ए, यह किससे संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से यह संबंधित है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। तो देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ना, उसमें 3 प्रकार की न्याय है। कौन कौन सी न्याय है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। धार्मिक न्याय का उल्लेख जो है इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है। तो ये आपको पता है कि हमारा जो आर्टिकल 53 है यह कहता है कि जो कार्यपालिका शक्ति होगी यह राष्ट्रपति में निहित होगी, और अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया था। तो देखिए, पहले जो था संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इसके द्वारा क्या हुआ, इसको मूल अधिकार से हटा करके इसको विधिक अधिकार बना दिया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, मुफ्त और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, ये प्रदान किया जाएगा। और ये जो हुआ था आपका 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, तो इसको भी आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। 86वां संविधान संशोधन के तहत जो है अनुच्छेद 21 ए जो है, इसके तहत इसको क्या रखा गया, मूल अधिकार रखा गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अच्छा, ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था कब, जरा आप मुझे कमेंट करके पहले बताइए।
चलिए आगे बढ़ेंगे कि अगस्त 2021 में जायद तलवार नामक एक नौसैनिक अभ्यास हुआ था भारत और किस देश के बीच में, यह आपसे पूछा गया है। तो यह भारत और यूनाइटेड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ था। कहाँ? तो अबू धाबी कोस्ट पर हुआ था यह। संघाई सहयोग संगठन 2021 कहाँ आयोजित हुआ था? 2021 वाला भी ध्यान रखना है और 2022 वाला भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले संघाई सहयोग संगठन के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, ठीक है। भारत और पाकिस्तान इसमें कब शामिल हुए थे? तो 2017 में भारत इसका सदस्य बना था और पाकिस्तान भी बना था। इसमें टोटल जो है कौन कौन से देश सदस्य हैं, तो नाम ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप ईरान का नाम याद रखेंगे, ईरान जो है इसका नया सदस्य देश बना है। बाकी भारत है, पाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान, चीन और उसके बाद कजाकिस्तान। क्लियर। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। और 2021 वाला जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो तजाकिस्तान के दुशानबे में, तजाकिस्तान के दुशानबे में इसका आयोजन 2021 में किया गया था। और 2022 वाला जो हुआ है ये उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ है। 2022 वाला कहाँ पर हुआ है? तो उज्बेकिस्तान में हुआ है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि वार्षिक बिजली रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार बिजली गिरने से सबसे अधिक मौत कहाँ पर हुई है? तो ये ठनका जो गिरता है ये बिहार में जो सबसे ज़्यादा मौत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी जो है कौन सा देश करेगा? फ्रेंड्स थोड़ा जल्दी में मैं चाहता हूँ कि आपको वीडियो कवर करा दूँ ताकि जो बचा हुआ आपका समय है वे आप अपने सेल्फ स्टडी पर लगाएं। तो चलिए थोड़ा सा सहयोग करेंगे, जल्दी जल्दी हम लोग इस सेट को समाप्त कर लेते हैं। तो ये अपना जो प्यारा भारत है वहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चित पुस्तक गोविंद सिंह जी की रामायण किसने लिखी है? तो इसको लिखा है बलजीत कौर तुलसी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चर्चा में रही हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा पूर्ति जिसे राज्यों को प्रदान किया गया है किस अनुच्छेद से संबंधित है? बताइएगा। देखिए अनुच्छेद 280 जो है आपको पता है ये वित्त आयोग से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 275 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत में भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की गई है। कब की गई है? तो 7 अगस्त के दिन। अच्छा यहाँ पर देखिएगा AI अंग्रेजी में लिखा गया AI फॉर ऑल किसकी पहल है? AI फॉर ऑल। तो देखिए चिप निर्माता कंपनी जो चिप निर्माता कंपनी इंटेल जो है ना, इसी ने भारत में लोगों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI फॉर ऑल की बुनियादी समझ पैदा करने के उद्देश्य से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से इसको जो है शुरू किया है। कौन? तो इंटेल। ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है, किसके सहयोग से? तो CBSE और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि प्रश्न सभी आपको स्क्रीन पर एडजस्ट हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा कि वर्ष 2032 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2032 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? अच्छा अभी जो है कहाँ हुआ था 2000 मतलब 21-22 वाला, दरअसल 20 में ही होना था लेकिन कोरोना के चलते ये जापान के टोक्यो में हुआ था। उसके बाद अगला होगा 2000 कब? तो 2024 में पेरिस फ्रांस में। उसके बाद होगा आपका 2028 लॉस एंजलिस अमेरिका में। और 2032 वाला जो होगा यह आपका ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। उसके बाद देखिए भारत का पहला गतिशील अलवणीय जल सुरंग एक्वेरियम स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है आपका बेंगलुरु में, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन जो है कर्नाटक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा और देखिए एडुटेरिया का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों बुक मैंने कवर कराया हुआ है, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग। देखिए आकाश मिसाइल जो है अभी चर्चा में रहा है, जो गतिशील है। तो आकाश मिसाइल जो है यह सतह से हवा में मार करने वाला, और इसको डेवलप किसने किया है? तो DRDO जो है इसी ने आकाश को डेवलप किया है। अगला प्रश्न कि द लाइट ऑफ एशिया द पोएम डैट डिफाइंड द बुद्धा, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो इस पुस्तक को लिखा है, बताइए, जयराम रमेश ने। किसने लिखा है? जयराम रमेश ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चा में रही उमंगोट, ऐसे भी आपको लिखा मिलेगा कहीं उमंगोत या उमंगोट, याद रखिएगा। जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है? तो ये उमंगोट जल विद्युत परियोजना मेघालय का है, याद रखेंगे।
सितंबर 2021 में लड्डू वितरण योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर कम से कम आप लोग कवर करके एग्जाम में जाइएगा। तो ये आपका हो जाएगा गृह मंत्रालय के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा इसका शुरुआत किया गया गांधीनगर से, और इसके तहत गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक लड्डू वितरित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि वर्ष 2020-21 के लिए सर्वोच्च राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है किसको? दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट को। उसके बाद देखिए, युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ये ऑपरेशन देवी शक्ति था, आपको भी याद होगा। अगला प्रश्न पढ़िए, थोड़ा सा जूम करता हूँ। निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद हुमायूं का दिल्ली पर पुनः कब्जा हुआ था? देखिए, हुमायूं दिल्ली छोड़ा था कब, किस युद्ध के पश्चात? तो याद रखेंगे यह युद्ध था 1540 का बिलग्राम का युद्ध, जो कि शेर शाह के बीच हुआ था और हुमायूं के बीच हुआ था। हुमायूं उसमें पराजित हो गया और दिल्ली छोड़कर भाग गया। क्लियर? उसके बाद सरहिंद का जो युद्ध हुआ था, यह हुआ था किसके बीच में? तो सिकंदर शाह सूरी के बीच में और हुमायूं के बीच में। इसमें जो है हुमायूं जीता और पुनः इसने दिल्ली पर कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल नहीं था? तो यहाँ पर देखिएगा, हकीम हुमाम भी कहीं कहीं लिखा हुआ है कि ये नवरत्न थे अकबर के दरबार के। यहाँ पर अमर सिंह नहीं थे, बाकी अब्दुल फजल, फैजी, तानसेन, बैजू बाबरा ये सब थे, आपको पता भी है। चलिए, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तानसेन जिसको कि क्या कहा जाता है? तानसेन को संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनका असली नाम रामतनु पांडे था और ग्वालियर में जो है इनका मकबरा है। चलिए, औरंगजेब ने दक्षिण के किन दो राज्यों पर विजय प्राप्त किया था? तो औरंगजेब ने जो है विजय प्राप्त किया था बीजापुर और गोलकुंडा पर। कहाँ पर? बीजापुर और गोलकुंडा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका बीजापुर और गोलकुंडा हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था? तो अमृतसर शहर बसाया था जो सिखों के चौथे गुरु थे, कौन? गुरु रामदास, इन्हीं के द्वारा जो है किया गया था। दिल्ली स्थित मोती, यहाँ पर देखिएगा कि दिल्ली स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये प्रश्न में पूछा गया है। तो दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, आगरा वाला शाहजहां ने करवाया था। देखिए, निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार किया था किसने? तो इसको भी ध्यान रखेंगे, हैदराबाद के निज़ामों ने। ठीक है, और इसमें से इंदौर के जो होलकर थे, इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद देखिएगा कि ताम्रपाषाण कालीन जो स्थल हैं उनमें से कहाँ पर 100 के साथ मुर्गे दफनाने का साक्ष्य मिला है? अच्छा, 100 के साथ कुत्ता जो दफनाने का साक्ष्य मिला है, ये कुफकराल और बुर्जहोम से मिला है। साथ ही साथ मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य रोपड़ से मिला है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और मुर्गे दफनाने का साक्ष्य चंदौली से मिला है। उसके बाद देखिएगा कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, ठीक है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, याद रखें इन्हीं से जो है 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पूछा गया कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद थे, उनमें से कौन सा महाजनपद नर्मदा के दक्षिण में अवस्थित था? तो ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, इसका नाम है अस्मक। ठीक है, इसकी राजधानी पोतन या पोटली जो भी कहिए, इसकी राजधानी थी। शक संवत और गुप्त संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है? अच्छा, शक संवत की शुरुआत जो है ये कब हुई थी? तो शक संवत की शुरुआत जो है कनिष्क ने किया था। कब? तो याद रखेंगे 78 ईस्वी। और गुप्त संवत की शुरुआत 319 में हुआ था। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 242 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोल काल में भूमि का एक प्रकार सालाभोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि थी? अब यहाँ पर सालाभोग है। सालाभोग जो था एक स्कूल के रखरखाव के लिए भूमि थी, तो किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैन संस्थानों को दान में दी गई जो भूमि थी इसको कहा जाता था पल्ली छंदम। यहाँ मैं लिखता हूँ छोटा छोटा, यहाँ पर स्पेस कम है, पल्ली छंदम। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि ये क्या थी? तो ये ब्रह्मदे थी। क्या थी? ये ब्रह्मदे, ये ह है ब्रह्मदे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, और मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था देवदाना या तिरुनाम टुकनी। तिरुनाम टुकनी, यहाँ मैं लिखता हूँ तिरुनाम टुकनी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि गणित की पुस्तक जो है लीलावती, इसके लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य हैं लीलावती के लेखक, ध्यान रखेंगे आप, पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए पूछा गया कि आगरा शहर को किस सल्तनतकालीन शासक ने बसाया था?
स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए प्रेम वाटिका की रचना तो ये रसखान की है। निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो देखिए अकबर के आदेश पर इसका फारसी में अनुवाद जो है अब्दुल कादिर बदाऊनी ने किया था। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, रायगढ़ इनकी राजधानी थी। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था और आखिरी गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अंग्रेजों ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया था 1843 में, और उस समय लॉर्ड एलनब्रो का काल चल रहा था, लॉर्ड एलनब्रो के समय में। उसके बाद देखिए रामोसी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो रामोसी विद्रोह जो है ये पश्चिमी घाट पर हुआ था। कब हुआ था? 1822 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो चित्तर सिंह के नेतृत्व में। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? तो सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप जो है ये लागू किया था किसने? लॉर्ड वेलेजली ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो ये जॉर्ज यूल थे, जिन्होंने 1888 का जो इलाहाबाद का अधिवेशन था इसी की अध्यक्षता किया था। एनी बेसेंट मुख्यतः जुड़ी थी, तो एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन से जुड़ी थी, याद रखिएगा। ठीक है, मुख्यतः पूछा गया होम रूल आंदोलन। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था किस आंदोलन में? तो ये रखा गया था असहयोग आंदोलन में। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 1 अगस्त 1920 को जो है यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि आईएनए किसके दिमाग की उपज थी? आईएनए बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, जो आईएनए है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। ठीक है, किसके मन में आया था? मोहन सिंह के। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए कि जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? उसका आयतन जो है घटता है कि बढ़ता है? उसका आयतन घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश की तीव्रता जो है ये मापा जाता है लक्स मीटर से। किससे? लक्स मीटर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वायु का वेग एनीमोमीटर से मापा जाता है। वायुयान की ऊंचाई अल्टीमीटर से मापा जाता है। सोने की शुद्धता कैरोटोमीटर से मापा जाता है। जब किसी झील की तल्ली से उठकर के वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार क्या होगा? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आकार जो होगा यह आकार इसका बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि EEZ है, इसका अंग्रेजी में फुल फॉर्म क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्लियर? यह जो विस्तारित क्षेत्र है यहाँ मिलियन वर्ग किलोमीटर में है, तो ये आपका 2.01 कहिए या 02 कह लीजिए, मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर नॉटिकल मिल में पूछता तो 200 नॉटिकल मिल इसका राइट आंसर होता। उसके बाद देखिए निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो यह दर्रा जो है यह कौन सा है? तो यह दर्रा जो है फ्रेंड्स यह आपका जोजिला दर्रा है। उसके बाद देखिएगा कि हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? तो यह भाषा जो है यह बंगला भाषा है, बंगाली भाषा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा असत्य है? यहाँ पर आप देखेंगे असत्य कथन पूछा गया है। तो नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, गलत है। ये एस्चुरी का निर्माण करती है, न कि डेल्टा का। तो यही वाला गलत है, बाकी सभी सही दिया गया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में जोहार घाटी स्थित है? जोहार घाटी जो है ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ जिला में। मालवा का पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो ये आपको पता है काली मिट्टी, जिसको रेगिर मिट्टी कहा जाता है। कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। कौन सी रबी की फसल नहीं है इसमें से? बताइए राइट आंसर। तो ये आपका मक्का जो है ये रबी की फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है? पूर्णतः पूछा गया है। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर मैं पहले आपको बता देता हूँ। जो राइट आंसर होगा इसका ये आपका मिशिगन झील होगा। सुपीरियर ये कनाडा और अमेरिका दोनों की सीमा पर है। ओंटारियो भी है और इरी भी कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है। पूर्णतः मिशिगन जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत सुमेलित नहीं है? तो देखिए अलेग्नी संयुक्त राज्य अमेरिका, कैंटाब्रियन स्पेन, मैकेंजी कनाडा। अल्ब्रुज जो है यह अफ्रीका, गलत दिया गया है। अल्ब्रुज जो है यह आपका कॉकस पर्वत श्रेणी, जो कॉकस पर्वत श्रेणी जो है रूस में है।
उसके बाद ईरान वगैरह में जो है कॉकस पर्वत श्रेणी वहीं पर है यह। उसके बाद देखिए भारत में भूमि सुधार क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें से किसानों को मकान ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक सक्रिय हैं किस उद्योग में? तो यह उद्योग कौन सा है? यह उद्योग जो है ये सूती वस्त्र उद्योग है। गोल्डन हैंडशेक जो है यह प्रचलित किससे है? तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है, आपको पता भी होगा। हिंदू वृद्धि दर जो है यह किस वृद्धि दर से संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय आय अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर से है। ठीक है, इसके अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो प्रोफेसर राजकृष्ण थे। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या जो सोच रहे हैं वो गलत है, राष्ट्रीय आय राइट आंसर होगा। देखिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है ये इसका आरंभ जो है किया गया था। मेक इन इंडिया की शुरुआत जो हुई थी यह आपको कब हुई थी बताइए? तो यह आपका हुआ था 2014 सितंबर का महीना था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? तो देखिए यह जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय खिलाड़ी सैफाली वर्मा किस खेल से संबंधित है? सैफाली वर्मा जो है यह संबंधित किस खेल से हैं? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा थल सेना दिवस यह 15 नवंबर को नहीं मनाया जाता है, यह 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है थल सेना दिवस, तो यही सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिएगा चौधरी चरण सिंह का समाधि जो है, चौधरी चरण सिंह का संबंध किस समाधि स्थल से है? तो चौधरी चरण सिंह का जो है यह आपका किसान घाट होगा। विजय घाट किसका है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का है। वीर भूमि किसका है? तो राजीव गांधी जी का है। और कर्म भूमि जो है ये शंकर दयाल शर्मा जी का है। डायलिसिस किससे संबंधित है? तो डायलिसिस जो है यह संबंधित किससे है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वृक्क किडनी से। नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? तो ये कॉर्निया दान किया जाता है। नेत्रदान में जो है कॉर्निया दान किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रोग नहीं है? नहीं पूछा गया है, यहाँ ध्यान देंगे। तो आनुवांशिक रोग जो है ल्यूकेमिया नहीं है। क्लियर, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर है। उसके बाद देखिए बाकी थैलेसीमिया, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया ये जेनेटिक डिजीज है। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है ये कहाँ पर होता है? तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। जीरोफ्लैथीमिया, ठीक है, विटामिन जो है किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से जीरोफ्लैथीमिया और रतौंधी होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। चलिए उसके बाद देखिए अंकुरित अनाज किस विटामिन का मुख्य स्रोत है? चलिए इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कि अंकुरित अनाज किस विटामिन का मुख्य स्रोत है। कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। अपना स्कोर जरूर लास्ट में बता दीजिएगा। एक दो प्रश्न और बचा हुआ है। निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो प्रोटोजोआ से जो होता है यह कौन सा रोग होगा इसमें से? तो यह आपका हो जाएगा पेचिस। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स यह कहलाता है इक्थियोलॉजी। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, तो ये कौन है? तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रो मैग्नॉन मानुस। उसके बाद देखिए कौन सा इसमें से स्तनपायी है? तो इसमें से जो स्तनपायी है ये आपका वेल हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसके बाद शेयर